इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये पहला लेक्चर है। आज से ये एक सीरीज शुरू होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है, या यूँ कह लें कि 12th की स्टडी फिजिक्स की यहीं से स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थिर वैद्युतिकी। देखो दो चीज़ है, अगर हम इसको क्या करें, सेपरेट करें, तो दो चीज़ों से मिलकर बनेगा। एक तो होगा इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्लस स्टैटिक, स्टैटिक का मीन्स रेस्ट, रुका हुआ। तो इस सेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन की उस क्वालिटी का अध्ययन करेंगे, या उस क्वालिटी को हम स्टडी करेंगे जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, रुका हुआ हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है तो वो दूसरी चीज को जनरेट करता है। अब आते हैं इसके लिए सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी है वो है चार्ज। सारा खेल इस चैप्टर में किसका है? चार्ज का। अगर हमने चार्ज को समझ लिया कि चार्ज है क्या चीज, तो हम फिर आगे की चीजें को इजीली समझ जाएंगे। देखते हैं क्या है। द्रव का वो गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, या यूं कह लें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होते हैं, उसको हम चार्ज कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम कैसे पता करते हैं? देखिए, अगर कुछ चीजों को हम आप रब करें, जैसे सूखे बाल में कंघा 3-4 बार ऐसे करें, और उसके बाद उन बालों के ऊपर वो कंघे को ले जाएं, तो बाल क्या होते हैं, थोड़े खड़े हो जाते हैं। या अगर कागज के टुकड़े के पास ले जाएं उस कंघे को, तो कागज के टुकड़े उस कंघे से चिपक जाते हैं। पहले नहीं चिपकते थे, अब क्या हो गए, चिपक गए। मतलब क्या हुआ कि उनको रब करने से या रगड़ने से कुछ नई चीज उसमें हो गई, कुछ चेंजिंग उसमें हो गई। अब वो चेंजिंग क्या हुई, किसकी वजह से उनमें अट्रैक्शन फोर्स आ गया, उसी चेंज को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो 1 बाय 1 करके चलो। आवेश हमारी समझ में आ गया। अब क्या है, आवेश की चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है कि हमको ये पता करना है कि आवेश या चार्ज कितने तरह का होता है। तो चार्ज 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उन्होंने एक टाइप के चार्ज को कह दिया पॉजिटिव और दूसरे टाइप के चार्ज को कह दिया नेगेटिव। तो 2 बन गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सेकंड क्या है, इसको आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। इसमें क्या कह रहा है कि आवेशित करने की क्रिया में ना तो चार्ज को जनरेट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो फिर होता कैसे है, आवेशों का केवल स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, इस लाइन को आप समझे रहिएगा। फिर अभी आगे हम चल के हैं, दूसरी स्लाइड में बात करते हैं इसकी। तो इतनी चीज हमारी समझ में आ गई कि चार्ज किसी भी मैटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रॉपर्टी है। अब देखो ये आते क्यों हैं, होता कैसे है। आपने क्या किया, रब किया, तो रब करने से कौन सी चीज ट्रांसफर हो गई, कौन सी चीज ट्रांसफर हो गई। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आवेश को किससे लिखते हैं, Q से, और Q इक्वल होता है Ne। E क्या है, E को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज या क्वांटम चार्ज, दोनों नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। क्या होती है, कूलम्ब। चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है। ये देखो, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये ड्राइव्ड यूनिट है, कूलम्ब होती है, या एम्पियर सेकेंड होती है। दोनों आप जाने रहेंगे। किसमें, एम के सिस्टम में, ये एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम में चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम्ब होती है। ये आप याद रखेंगे, Q इक्वल N, आपको बताया। अब देखो कैसे आता है चार्ज, कैसे होता। मान लो ये क्या है, ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, और इसको लिख लेते हैं क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 70। अब देखो यहां अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आएगा 281 और इसका आएगा 287। इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट वाले में 1 हो गया,
इधर कितना हो गया 2 हो गया। इतनी बात समझ आई। अब जब हम आप इसको रब करते हैं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, निकल गया। तो अब ऐसा थोड़ी है कि निकल के कहीं भाग गया, आप रब कर रहे हैं तो एक से निकला तो दूसरे में चिपक गया। मान लो इसमें आके चिपक गया, तो इसमें कितने हो गए 8, लास्ट वाले में 8, मतलब इसमें हो गया 18 और इसमें कितना रह गया 10 रह गया। कितना रह गया 10 रह गया। तो इसमें आप बताएं कि सोडियम में अगर हम इसको ऐसे लिखें, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई या एक्सेस हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, यहां कमी हो गई। क्या हो गई, कमी हो गई। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला आया तो इसमें क्या हो गई, एक्सेस हो गया। क्या हो गया, एक्सेस हो गया। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा, इस पे माइनस लिखते हैं और इस पे प्लस लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब ये बाद में जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएंगे तब आपको हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो एक चीज हमारी समझ में क्या आई कि अगर सामान्य से इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, तो पॉजिटिव होगा। यहां देखें, इसको आप याद रखें, यदि किसी वस्तु पर सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन है, सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर किसी भी वस्तु या परमाणु पे सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है कितना, 1.6 10⁻⁹ कूलम। यह आपको याद रखना है, इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, हम करके देखते हैं। ये पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाता तब भी आपको आना चाहिए। कह रहा है किसी परमाणु पर सामान्य से 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो n इक्वल हो गया 4, n की वैल्यू हो गई। 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ज्ञात करो। पहला क्या, परमाणु पर आवेश। तो आपको हमने क्या बताया था कि सबसे पहले देखो इसमें क्या कमी है, डिफिशियंसी है। तो अगर डिफिशियंसी है तो कौन सा आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर एक्सेस होगा तो नेगेटिव होगा। इतनी बात आप समझे रहिए। तो एक चीज तो हमको मिल गया, आवेश की प्रकृति, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब कह रहा है परमाणु पर आवेश, तो Q इक्वल कितना हो गया, Ne, n कितना है 4 और E आपको मालूम है 1.6 10⁻⁹। ठीक, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आया 6.4 10⁻⁹ कूलम। इतना हो गया, बहुत ईजी है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे लिख दें और चाहे तो पॉजिटिव लगा के लिख दें। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कमी है। तो दोनों चीजें हमको मिल गई, परमाणु पे आवेश भी मिल गया और आवेश की प्रकृति भी हमको मिल गई। इसमें आ जाए, कह रहा किसी परमाणु पर सामान्य से 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर एक्सेस है तो आपको बताया था वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक चीज तो पहले आपको मिल गई कि जो चार्ज का नेचर होगा, चार्ज की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब कितना होगा ये हमको पता करना है। तो Q इक्वल कितना आया, n इंटू ई, आप जान रहे हैं। n कितना है 2 और E की वैल्यू आपको मालूम है। ठीक, तो ये कितना आया 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। इतनी बात समझ आई। यहां एक चीज आप और समझ लें कि जो n की वैल्यू है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती और कभी भी डेसिमल में भी नहीं हो सकती। ना फ्रैक्शन में होगा ना डेसिमल में होगा। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप देखो उसी क्वेश्चन को वो दूसरी तरह करके पूछता है। इसमें क्या कह दिया उसने, उसी को थोड़ा सा उलट दिया। कह रहा किसी परमाणु पे इतने कूलम का आवेश है, तो क्यों दिया है, क्यों इक्वल दिया है 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम का कौन सा आवेश है, धन आवेश है। मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक, ये पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, धन आवेश है। तो अब कह रहा है परमाणु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमियां, तो 2 लिख गया है एक बार, एक ही आप मानिए इसको कि परमाणु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमियां अधिकता है। तो पॉजिटिव अगर है तो क्या होगा, डिफिशियंसी होगी। तो एक चीज तो हमको मिल गया कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अब कितना होगा वो हमको पता करना है। मतलब n की वैल्यू हमको मालूम करनी है और E की वैल्यू 1.6 10⁻⁹ होता है। ठीक है, तो n देखो Q इक्वल क्या होता है, Ne। तो n इक्वल क्या होगा, Q बाई E। Q की वैल्यू दिया 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹
19 और E की वैल्यू है 1.6 10 पावर माइनस 19। तो ये इससे खत्म हो गया और इसको आप हटाएंगे तो यहाँ 80 हो गया और 16 5। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसमें आप देख लें उसी तरह ये भी है 3.2 10 पावर माइनस 19 कूलाम का ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो इसका क्या मतलब हुआ? नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेस हैं, ये वाला होगा। इलेक्ट्रॉन क्या? एक्सेस है। अब कितना है ये हमको पता करना है, तो वही n इक्वल क्यू बाई ई। क्यू कितना? 3.2 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई ई कितना? 1.6 10 पावर माइनस 19। ये इससे कैंसिल हो गया, पॉइंट से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं। अब देखो आपने पढ़ा कि चार्ज कितने तरह होते हैं? 2 तरह होते हैं, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया नेगेटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है जब 2 तरह के चार्ज हैं तो उनमें 2 तरह का फोर्स भी होगा, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे और या वो रिपेल करेंगे। तो अब कब अट्रैक्ट करेंगे और कब रिपेल करेंगे? मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो कौन सा क्या होगा? इनमें अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का मतलब एक फोर्स लगेगी जो अट्रैक्शन फोर्स होगी। अगर दोनों सेम हो जाए तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये दोनों किधर जाएंगे? दूर दूर जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर 2 चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है, 2 चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे कूलाम। तो कूलाम ने एक लॉ दिया, एक रूल दिया, जिसके हेल्प से हम 2 चार्ज के बीच में हम क्या करेंगे? फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। उन्होंने कहा क्या कि 2 स्थिर बिंदु, मतलब क्या हुआ? 2 स्थिर बिंदु आवेश, जो 2 चार्ज होने चाहिए वो दोनों चार्ज क्या होने चाहिए? स्टैटिक होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए, चलना नहीं चाहिए, के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसके गुणनफल के? आवेशों के परिमाणों के। परिमाण उन्होंने क्या कहा? वो इसलिए कहा कि जैसे 2 चार्ज है, एक है -3.2 और एक है +1.6। तो अब आप इसमें अगर साइन के साथ रखेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, तो आप साइन के साथ नहीं रखेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके परिमाण, मतलब साइन आप नहीं लेंगे। ठीक है, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, तो अब मान लेते हैं हम कि 2 चार्ज हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो पहले में क्या कह रहा है कि आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, तो यह प्रोपोर्शनल Q1 और Q2, ये हो गया एक इक्वेशन नंबर 1, एक मिल गया। दूसरा क्या कह रहा है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, तो बीच की दूरी R है, इसका स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब साइन सिंबल दोनों का सेम होगा, बट क्या होगा? वो 1 बटे करके जुड़ेगा, 1 बटे करके लिखेंगे। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और यह प्रोपोर्शनल R स्क्वायर 1/R स्क्वायर, ये इनकी दोनों चीज हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहे थे? बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। अभी हम आप इसको बताएंगे कि इस लाइन का क्या मतलब है। तो अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर देंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा? यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ऊपर है तो उनको ऊपर लिख देंगे और R स्क्वायर नीचे है तो इसको नीचे रख देंगे। इतनी बात समझ आई? अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, जब प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो यहां आपको कोई कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। मान लीजिए हम ले लिए A, तो ये बना F इक्वल A Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां तक समझ आई? ठीक। आपका इस लाइन का क्या मतलब है कि बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, मतलब जो भी फोर्स इस पर एक्ट करेगा वो या तो इधर होगा और या तो इधर होगा। जो लाइन दोनों को ज्वाइन करती है उसी के अलोंग होगा, उसी के अनुदिश होगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों आवेश है तो इस पे बल की दिशा इधर होगी या इस पे इधर होगी या इधर होगी, ऐसा नहीं है। हमेशा किधर होगी? जो लाइन उनको ज्वाइन करती है
उसी के अलोंग होगी, उसी के अनुदिश होगी। तो यहां तक समझ आया हमको कि यह प्रोपोर्शनल कहां तक हम पहुंचे, F इक्वल A Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब A क्या है, A को हम कहते हैं कूलाम्ब कांस्टेंट। क्या हम कहते हैं इसको, कूलाम्ब कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 10 पावर 9, 9 गुणे 10 पर घात 9, 8.89 ऐसे समथिंग करके होता है। अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर। यहां तक ठीक। अच्छा, अब देखो ए को क्या कहते हैं, कूलाम्ब कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दो नामों से इसको हम जानते हैं। इतनी समझ आई। अब देखो ए किसके इक्वल होता है, ए इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक, अब देखो एप्सिलॉन क्या है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, ये जिस मीडियम में दोनों रखे हुए हैं, कहां रखे हुए हैं, जिसमें दोनों रखे हुए हैं, ये इन दोनों के बीच में जो मीडियम है उसकी ये विद्युतशीलता है। क्या, विद्युतशीलता। अभी आगे हम बात करेंगे कि विद्युतशीलता होती क्या, इतनी बात समझ आई। अच्छा, अब देखो ए किस पे डिपेंड करता है, ए किस पे डिपेंड करता, मात्रकों की पद्धति पे, किस पे, कि कौन से यूनिट में हम इसको मेजर कर रहे हैं, कौन से सिस्टम में हम इसको मेजर कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इन दोनों चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है, इस पे ये चीज डिपेंड करती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हमने आपको बताया कि क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। अब देखो, अगर मान लो इन दोनों चार्ज के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में एयर हो या वैक्यूम हो, तब क्या होगा। तो देखो हम लोग वैक्यूम या एयर की विद्युतशीलता को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट से। अब अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी निकालें, रिलेटिव विद्युतशीलता निकालें, तो यह आप याद रखें, K इक्वल होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, तो अब यहां से उठा के यहां से आप देखें एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, K एप्सिलॉन 0। आप चीजों को रटे नहीं तो क्वेश्चन में घुमा के देगा तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि हम एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इस रिलेशन से जुड़े हुए होते हैं। अब देखो यहां K क्या है, K एक रेशियो है, K एक रेशियो है जिसे हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इस K को हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है, वाटर के लिए K की वैल्यू 81 होती है, और कंडक्टर के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मतलब मेटल के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अभी आगे हम आपको बताएंगे। ठीक, इतनी समझ में आई हम लोगों के कि कूलाम का रूल क्या कहता है कि दो, इसमें इतनी कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, दोनों चार्ज स्टैटिक होने चाहिए। दूसरा क्या, चार्ज बहुत छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखो कूलाम पे क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। कूलाम पे क्या लगा लेते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप लगा के ट्राई मारिएगा। कह रहा एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन परस्पर वायु में 4 माइक्रोमीटर की दूरी पर स्थित है। किसमें स्थित है, 4 माइक्रोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब देखें इलेक्ट्रॉन, एक जो चार्ज हो गया Q, ये किसके बराबर हो गया, E के। तो E की वैल्यू कितनी, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा वो नेगेटिव होता है, 1.6 10 पावर -19। ठीक है, और कह रहा है प्रोटॉन पे चार्ज हम मान लेते हैं Q2, तो जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। फर्क क्या होता है, एक में पॉजिटिव होता है, दूसरे पे नेगेटिव होता है। ठीक, कह रहा उन पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण और दिशा और प्रकृति, देखिए 3 चीजें पूछ रहा है।
तो हम पहले परिमाण निकालते हैं, परिमाण का मतलब एफ की वैल्यू निकालते हैं। एफ इक्वल 1/4πε0, एयर में है तो के को हटा देंगे आप, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q1 कितना है, अब आप परिमाण लिखेंगे, साइन नहीं लिखेंगे यहां, ठीक, ये घात की साइन है, इसको तो लिखेंगे, ये वाले साइन की हम बात कर रहे हैं। और उतना ही प्रोटॉन पे होता -19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी आर कितनी है, आर है 4 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होता है। मतलब यही समझ लीजिए कि माइक्रो को आप हटाएंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका स्क्वायर करें, नीचे कितना है आर स्क्वायर है ना, तो 4 10⁻6 का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ आई। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। पहले हम लोग पावर को देख लेते हैं, पावर को देख लें, सुनो देखो, -19 और -19 ये कितना हो गया 38, या ऐसे कर लो 9 में से 19 घटा लो -10, -10 और -19 ये हो गया -29, यहां तक ठीक, डिवाइडेड बाई, ठीक, ऊपर कितना है 9 है, 1.6 है और 1.6 है, ठीक है। नीचे वाले का देखो जब स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो गया 16 और पावर का स्क्वायर करोगे तो जस्ट डबल हो जाता है, यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़े, देखो इसको कहां ले जाओगे आप, ऊपर लेके जाओगे, तो 10⁻29 और ऊपर गया तो ये हो गया प्लस हो गया, क्योंकि यहां -12 है तो ऊपर गया तो +12 हो गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब एक ही बार हम आपको बताएंगे अभी, तो ये हो गया 16, यह हो गया 16, यहां डेसिमल हटा दो, यहां 10 आ गया और इसका डेसिमल हटाया, यहां 10 आ गया, नीचे कितना आया 16। एक बार हम आपको सॉल्व करना बता दे रहे हैं, अब नहीं बताएंगे इसके बाद। देखो ये 16 16 से कैंसिल हो गया और ये बना 16 9 144, 10 10 तो 2 0, तो दाईं तरफ से 2 डिजिट के बाद आपने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाई। अब 12 में से 29 घटाओ, आपको लग रहा होगा ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या बना 12 में से 29 तो कितना आया 17, घटा के देख लो आप, 29 में से 12 घटा लो 7 1। लेकिन अब चूंकि ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें से ये घट रहा है, तो नेगेटिव क्या साथ आएगा, यूनिट फोर्स की क्या हो गई, न्यूटन हो गई। तो 1.44 10⁻17 क्या, न्यूटन। इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा, कब, जब उनके बीच की डिस्टेंस 4 माइक्रोमीटर होंगी। अब एक चीज तो मिल गया आपको परिमाण, अब हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, वही चीज, डायरेक्शन ये होगा कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ठीक, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, ये लिख ले कि उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अब देखो नेचर क्या होगा इसका, इस फोर्स का नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस, मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो नेचर ऑफ फोर्स पे क्या हम लिखेंगे, अट्रैक्शन, आकर्षण बल, अट्रैक्शन होगा। तो एक क्वेश्चन लगा के आप लोग अब उसमें क्या करेगा, कभी Q1 को घुमाएगा, कभी Q2 को घुमाएगा, कभी फोर्स दे के दूरी पूछेगा, इस तरह की चीजें वो पूछेगा। तो आप इतना निकालना समझ गए। अब देखो इसके हम कुछ मेन की पॉइंट्स हैं, उनको भी हम पढ़ के देख लेते हैं, फिर हम कूलाम्ब लॉ पे अगले लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप भी लगाइएगा। देखो क्या कह रहा, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम्ब, चार्ज का जो SI यूनिट है वो क्या है, कूलाम्ब। CGS सिस्टम में चार्ज को हम किस में नापते हैं, देखो दो, स्टेट कूलाम्ब, फ्रैंकलिन या ESU। ESU का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक। तो हम SI सिस्टम में चार्ज को किससे नापते हैं, कूलाम्ब से, और CGS सिस्टम में हम स्टेट कूलाम्ब या फ्रैंकलिन या ESU, ठीक। अब देखो एक कूलाम्ब, ये आप याद रखेंगे, एक कूलाम्ब 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होती है। अगर ऐसे भी आए
कि एसआई यूनिट या एमकेएस सिस्टम में जो चार्ज होता है वो सीजीएस सिस्टम में किस तरह से रिलेट होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। फोर्थ क्या है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 5 कूलाम का चार्ज है, कितना, 5 कूलाम का, अब अगर वो रुका हुआ है तो 5 कूलाम का, अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, चलने लगा, कितना, 10 किलोमीटर पर आवर से, तो इस पे क्या चेंज पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तब भी 5 कूलाम का चार्ज रखेगा, चाहे रुका हुआ हो और चाहे चल रहा हो, 10 से नहीं 100 से चल रहा हो, तब भी कितना चार्ज इस पे होगा, 5 कूलाम का ही होगा। अगर इसका नेचर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, चाहे जितना स्पीड आप इसकी बढ़ा दें। ठीक, अगला देखें, के को हमने क्या बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को हमने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी या रिलेटिव परमिटिविटी। इतने नामों से इसको जानते हैं, हर नाम आप याद रखेंगे। देखो अभी पीछे आपको बताया था, फॉर एयर और वैक्यूम के की वैल्यू 1 होगी, वाटर के लिए 81 होती है और कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट, या यूं कह लीजिए मेटल के लिए इनफाइनाइट। ठीक, तो चाहे मेटल कहिए या कंडक्टर कहिए। अब देखो यूनिट क्या, एक यूनिट तो आपको बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। सेकेंड यूनिट इसकी होती है फारेड पर मीटर, फारेड पर मीटर। तो इतनी यूनिट आप याद रखेंगे। तो आज हमने चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कूलाम्स लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब देखो इसी पे बेस्ड कई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।